ठीक है, चैप्टर नंबर 5 वाटर में आपका स्वागत है। जब हम व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड, जब भी आप वाटर के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? यू थिंक ऑफ रिवर, वाटरफॉल, पिटर पैटर ऑफ रेन, ठीक है ना। तो यही सब हमारे दिमाग में आता है। हम बहुत पहले से जानते हैं वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल में क्या होता है कि सन की हीट जो होती है एवेपोरेशन करती है वाटर का, जो भी अर्थ में है, और वाटर का जो वेपर होता है जब वो ऊपर जाके कूल डाउन होता है तो वो क्लाउड बनता है और वो लैंड और सी पर जो होता है रेन, स्नो और स्लीट के रूप में गिरता है। ये प्रोसेस जिसके कारण लगातार वाटर जो है कंटिन्यूली चेंजेस और सर्कुलेट होता रहता है इस बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड में, इसको वाटर साइकिल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है और इसका पिक्चर बनाने के लिए भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका पिक्चर आप बहुत सिंपल सा बना सकते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, हम सभी जानते हैं कि धरती का जो 3/4 पार्ट है वो वाटर से घिरा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि इतना वाटर से होने के बावजूद भी, ठीक है ना, बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनमें वाटर स्केर्सिटी मतलब पानी की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वाटर में जितना भी मतलब अर्थ में जितना भी वाटर अवेलेबल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है कि ओशन में देखिए कितना है, जितना भी पानी धरती में उसका 97% जो होता है वो सलाइन वाटर है। बाकी आइस कैप में है, ग्राउंड वाटर है, फ्रेश वाटर लेक में है। तो देखिए अब जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है। तो वाटर जो है वो बहुत एसेंशियल तो है क्योंकि वही केवल हमारी प्यास को बुझा सकता है। लेकिन आप देखते हैं कि वाटर की स्केर्सिटी है क्योंकि जो फ्रेश वाटर है, जो पीने योग्य पानी है, वो बहुत कम है। फिर हम बात करेंगे ओशन सर्कुलेशन की कि यदि हमको जब हम ओशन के या हम सी के पास जाते हैं और बेयर फुट उसके सी शोर पर चलते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। कूल ब्रीज अच्छी लगती है, सी बर्ड अच्छे लगते हैं, ठीक है ना, और साल्ट स्मेल ऑफ साल्ट अच्छी लगती है, ठीक है। तो जैसा हमको समुद्र का पानी काम दिखाई देता है, ऐसा लगता है ऊपर से देखने पर कि वो बड़ा काम है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके पास जाते हो तो आपको पता चलता है कि वो काम नहीं है, वो हमेशा मूव करते रहता है, वो कभी स्टिल नहीं होता। तो जो मूवमेंट जो ओशन में होते हैं उनको 3 तरीके से जाना जाता है। एक वेव्स होती हैं, दूसरा टाइड्स होता है और करंट होते हैं। ये 3 चीज़ें ओशन में पाई जाती हैं। तो वेव्स को तो अपन देख सकते हैं, जैसे अपन जाते हैं समुद्र के किनारे तो देखिए बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तो वो वेव्स कहलाती हैं। और बीच में आप जाएंगे समुद्र के तो ऐसी लहरें आपको नहीं दिखेंगी, ऐसा लगेगा समुद्र एकदम शांत है। दूसरी चीज़ होती है सुनामी। आपने जैसे देखा होगा कि जो वेव्स, तूफान जब चलाता है तो उस समय वेव्स की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो जब ऐसे ही कभी कभी अर्थक्वेक आता है, कभी कभी तो समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है, तो उसके या बहुत बड़ी लैंडस्लाइड यदि हो जाती है समुद्र के अंदर, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो जब वो हो जाती है तो लैंडस्लाइड हो जाती है, तो उससे फिर क्या होता है, जो वेव्स बनती हैं उनको सुनामी कहा जाता है और ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ये 15 मीटर से लेकर 150 मीटर तक के हाई होती हैं, 15 मीटर से लेकर 150 मीटर तक की, और इनकी स्पीड लगभग 700 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है जैसे 2004 में जो सुनामी आई थी उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार आइलैंड का, वो डूब गया था सुनामी में, सुनामी के बाद। फिर अर्थक्वेक जैसे एडवांस में नहीं प्रेडिक्ट हो सकता, परंतु ये बात है कि हम 3 घंटे पहले ये बता सकते हैं कि सुनामी आने वाली है, यानी इसकी वार्निंग सिस्टम्स जो होते हैं वो लगा दिए गए हैं पैसिफिक ओशन में, क्योंकि पैसिफिक ओशन एक ऐसा एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, ठीक है ना। तो सुनामी जो होती है वो पैसिफिक ओशन में ज़्यादा होती है, जबकि इंडियन ओशन में वो रेयर या कम ही होती है। तो वहाँ पर जो है कुछ ऐसे अलार्मिंग सिस्टम लगा दिए गए हैं। तो सुनामी जब आती है, देखिए पिक्चर दी गई है सुनामी की, जब एकदम बहुत तेज़ जब लहरें आती हैं तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हो जाता है, ठीक है ना। और जो डैमेज होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, क्योंकि अब आप सोचिए 700 किलोमीटर जिसकी रफ्तार होगी तो फिर क्या होगा। जो लार्जेस्ट सुनामी अभी तक जो सबसे ज़्यादा आई है वो 150 मीटर हाई आई है। ये वेव्स जो होती हैं वो ट्रैवल करती हैं 700 किलोमीटर पर आवर के कारण, तो इनकी डिस्ट्रक्शन पावर बहुत ज़्यादा होता है। जो भी इनके रास्ते में बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं वो सब ये अपने साथ बाहर ले जाती हैं।
फिर हम बात करेंगे टाइड्स की। तो हमने बात कर ली सुनामी की, हमने बात कर ली वेव्स की, अब हम बात करेंगे टाइड्स की। तो जो रिदमेटिक राइज और फॉल है ओशन का ट्वाइस अ डे, वो टाइड कहलाता है। ये हाई टाइड होता है जब वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग इट्स हाई लेवल। अब क्या होता है जब हाई टाइड आता है, हाई टाइड का मतलब होता है कि ज्वार भाटा इसको बोलते हैं, तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो जब ज्वार आता है या हाई टाइड आता है तो जो लहरें होती हैं वो बहुत ऊपर आ जाती हैं समुद्र के किनारों में, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर जो है पानी जो होता है वो पीछे की ओर जाता है, तो उसे लो एब कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल जो होता है किसका, मून का और अर्थ का, वो जो है इस तरह के जो फोर्स को जनरेट करता है जिसके कारण हाई टाइड हो जाता है। और जब ये एक ही लाइन में होते हैं, जैसे अब आप ये पिक्चर से समझेंगे, जब ये देखिए ये स्प्रिंग टाइड दिया हुआ है कि जब सन, ये देखिए ये एक सन है, बीच में मून है और फिर अर्थ है, तो जब ये एक ही लाइन में होते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि स्प्रिंग टाइड का होता है फॉर्मेशन। और जब ये देखिए मून जो होता है जब वो एक ही लाइन में नहीं होता तब उसमें नोप टाइड का जो है फॉर्मेशन होता है। तो ये ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है सन और मून के, ठीक है ना। तो जो स्प्रिंग टाइड होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, ठीक है। पर जब मून जो होता है उसके फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है तो ओशन वाटर जो होता है वो डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन और मून के कारण लो टाइड को बनाता है। तो इस तरह से हाई टाइड और लो टाइड के कारण जो होता है हम समुद्र में गति देख सकते हैं, मूवमेंट देख सकते हैं। तो आखिर टाइड के एडवांटेज क्या है। जब हाई टाइड आता है तो नेविगेशन में बहुत मदद करता है। मतलब जैसे जहाज क्या होता है वो एकदम किनारे पर नहीं आ पाते रेत की वजह से, लेकिन जैसे ही हाई टाइड होता है तो क्या होता है जहाज़ों को बहुत आगे तक लाया जा सकता है। ये एक सबसे पहली चीज़। तो इससे जो शिप होते हैं वो हार्बर पे पहुंच जाते हैं आसानी से। फिर हाई टाइड जो होता है वो फिशिंग में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारे जो फिशरमैन होते हैं वो हाई टाइड के समय में जाल बिछा देते हैं और जैसे ही लो टाइड होता है तो सारी फिश जो होती हैं जाल में फंस जाती हैं, ठीक है ना। और राइज और फॉल ऑफ वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के भी काम आता है, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है ओशन करंट। ओशन करंट का मतलब होता है कि जो समुद्र के अंदर पानी होता है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या उसके अंदर भी बहाव होता है। और ये बहाव दो तरीक़ों से होता है। एक क्या होता है कि जो ओशन करंट होती है वो वार्म भी हो सकती है और कोल्ड भी हो सकती है। तो जनरली जो इक्वेटर के पास ओशन करंट होती है, जनरली द वार्म ओशन करंट जो होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इक्वेटर से, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप कोल्ड कहाँ से होगी आप बता सकते हैं। तो कोल्ड जो होती है वो पोलर साइड से होती है जनरेट। तो जो लेब्राडोर ओशन करंट एक लेब्राडोर नाम की ओशन करंट है वो कोल्ड है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म ओशन करंट है। तो ये जो होती हैं ओशन करंट जो होती हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं समुद्र के। और जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट जो होते हैं मिलते हैं, जैसे एक न्यू फाउंडलैंड करके द्वीप है वहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, तो वहाँ इतना ज़्यादा फॉग हो जाता है और वहाँ इतनी ज़्यादा मछलियाँ मिलती हैं कि वहाँ पर जो होता है मछली पकड़ने का एक मेन केंद्र वो बन गया है। सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ऐसे एग्जाम्पल हैं। एरिया जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट मीट होती है वहाँ पर फॉगी वेदर जो होता है वो बन जाता है, ठीक है ना। और उसका हालांकि डिफ़िकल्टी होती है नेविगेशन में, लेकिन वहाँ मछलियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और ये कोल्ड करंट और वार्म करंट का जो है मैप में दिया हुआ है, जिसको आप और अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर में वाटर के बारे में पढ़ा, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा, और ओशन के हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा। टाइड के बारे में पढ़ा, ठीक है, सुनामी के बारे में पढ़ा, ओशन करंट के बारे में पढ़ा और वेव्स के बारे में पढ़ा। तो थैंक यू वेरी मच।